नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से, वंदना भारती हैं एवीपी कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, किशोर नारने हैं हेड कमोडिटी एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, और हमारे साथ जी चंद्रशेखर जी भी हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट और कमोडिटी गुरु हैं। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बुलियन मार्केट की, क्योंकि त्योहारी सीजन है और जिस तरह की हाजिर डिमांड है और वापस से हाजिर में प्रीमियम देखने को भाव में मिल रहा है, क्या वजह है कि वायदा का भाव नहीं चल पा रहा है, इंटरनेशनल ट्रिगर क्या है? सबसे पहले चंद्रशेखर जी आपसे ही बात करेंगे। सोने और चांदी को लेकर आपका आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है? घरेलू बाजार में हाजिर में तो अच्छी बाइंग इस बार देखने को मिल रही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो तेजी नहीं है उससे वायदा के भाव भी यहाँ पर कमजोर दिख रहे हैं। आगे के लिए क्या ट्रिगर है आपके हिसाब से? तो हेडविंड बन गया है मजबूत डॉलर, तो उसमें कोई शक नहीं है, और आगे जाकर के भी डॉलर मजबूत होने का संभावना ज्यादा है। 2 नवंबर को फेड का मीटिंग है और इंतजार है कि और एक बार 75 बेसिस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। दिसंबर में भी शायद बढ़ सकता है 50 या 75 बेसिस पॉइंट। तो ये सब डॉलर को मजबूत बनाएगा, जो सोना के लिए काफी हेडविंड है। दिस नंबर 1। नंबर 2 कि रेजिंग इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली इज अ हेडविंड फॉर गोल्ड। खास करके अब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन है, ये ट्रेडिशनल कारण है गोल्ड को एक उछाल मिलने के लिए। मगर these two factors which are traditionally supportive of gold अब गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर का मजबूती के वजह से। तो आगे जाकर के मैं देखता हूं कि फिजिकल डिमांड अब थोड़ा त्योहार के वजह से इंडिया में बढ़ेगा, मगर उसका बाद इट विल एक्चुअली टेपर डाउन अगेन, क्योंकि रूरल इनकम हमारा देश में बढ़ने का संभावना बहुत कम है। चीन में भी काफी समस्याएं हैं, उनका ग्रोथ रेट काफी फिसल रहा है। तो ये जो विश्व में 2 बड़े मार्केट्स हैं, वहां का कोई फिजिकल डिमांड का संभावना ज्यादा नहीं है। तो मैं बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरा अनुमान है सोना $1600 प्रति ट्रॉय आउंस भी आ सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। अब कुछ 1650 1655 है, आगे जाकर के इट कैन कम डाउन टू $1600 टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। ओके, यानी यहाँ से और नरमी की संभावना, क्योंकि जिस तरह से फेड का रुख अभी भी सख्त है और 3/4% की बढ़ोतरी नवंबर में भी और आगे दिसंबर में भी ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। किशोर सर, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से आपका आउटलुक क्या है? सी आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी जो आगे आने वाले फेड मीटिंग में भी एक और 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। सो फंडामेंटली डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। हालांकि इंडियन इन्वेस्टर्स को 2 तरीके से सपोर्ट मिल रहे थे। एक है जो बीच में जो ड्यूटी हाइक हुआ था, दूसरी बात जो है जो रुपी डेप्रिसिएशन का काफी हद तक फायदा मिलता है। तो इंडियन मार्केट्स में हम बहुत ज्यादा कमजोरी देख नहीं रहे, बट एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स में देखिएगा तो ऑलमोस्ट 15-17% नीचे आ चुका है टॉप से। और ये बोल सकते हैं कि 15% 20% बहुत बड़ा फॉल नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तेजी के बाजार में 15-20% कभी भी नीचे आ सकता है, बट आई थिंक पिछले 1.5 साल से पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिया गोल्ड। वो कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे और दिवाली का कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे, जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए लोग फिजिकल सोना खरीदते हैं तो, और धनतेरस के हिसाब से खरीदते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल के ऊपर का अगर व्यू रखते हैं यहाँ से वो दोनों सोना चांदी दोनों में डाउन साइड लगभग बहुत ही सीमित है। आप पकड़ सकते हैं $1580-1600, मतलब $50 से $80 यहाँ से डाउन साइड है, विच इज नॉट नथिंग। एंड उतना ट्रांसलेशन इंडियन रुपीस में होगा भी नहीं है, बिकॉज रुपी और फर्दर थोड़ा बहुत और डिप्रिशिएट होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कुशन फर्दर मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मोर देन 1 ईयर जो देख रहे हैं, उनको मैं मानता हूं कि खराब समय नहीं है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, अच्छे समय है, अच्छे भाव पे मिल रहा है। 2 रिस्क फैक्टर्स मैं बताऊंगा। वन इज दैट कि अगर आप 1 से 1.5 साल का अगर परव्यू पकड़ के चलते हैं
जो रुपये डिप्रिसिएशन हुआ वहां पे थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। दूसरा, अगर कहीं ड्यूटी कट होता है आगे जाकर अगले साल या उससे उसके आगे, थोड़ा बहुत वो रिस्क इंडियन इन्वेस्टर्स को रहता है, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा है। एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं आज के लिए, तो मैं इसमें बिकवाली का राय दूंगा, बिकॉज रेट हाइक आने वाला है तो सेंटिमेंट खराब ही है। 50,400 इंडिया में बेचने का अच्छा लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए। 50,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 50,000 के आसपास का टारगेट्स के लिए। वंदना जी, अब इंट्राडे के लिए आपका व्यू क्या है? 50,275 पे गोल्ड है, 56,150 के आसपास चांदी है। इन स्तरों पर क्या सलाह आप दे रही हैं आज के लिए? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि इन एडवांस अब थोड़ा सा रिएक्शंस जो है वो आना शुरू हो जाएगा गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही फेड का, क्योंकि 1 से 2 नवंबर यहाँ पे मीटिंग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड में रहना चाहिए। 50,300 के करीब सेलिंग करनी चाहिए। 50,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 50,450 का लगा के चल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 49,700 तक के जो लेवल्स है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं विश्वमोहन जी। दूसरी चीज है कि सिल्वर भी यहाँ पे फॉलो करेगी डाउनफॉल को, और 56,250 एक लेवल रहेगा जहां सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। 55,800 का इंट्राडे का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 56,450। और थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो मुझे लग रहा है कि 55,000 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं विश्वमोहन जी। और दूसरी चीज है कि जितना रिवर्सल यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स में आता हुआ देखेंगे, 114 मुझे लग रहा है कि अभी आ जाना चाहिए 2-3 दिनों में, तो उतना ही डाउनसाइड प्रेशर जो है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखने को मिलेगा। धर्मेश जी, आपके सारे पोजिशनल टारगेट पिछले हफ्ते हिट हो गए थे। इस बार पोजिशनल व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर में? फंडामेंटल्स की तो चर्चा हो गई, अब कॉल बता दीजिए पोजिशनल व्यू आपका। देखिए, पोजिशनली मैं अभी भी काफी बेरिश हूँ। मैं वंदना से काफी सहमत हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट आपको 49,800 से लेके 49,500 के स्तर के लिए आप पोजिशनली बिता सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में फिर से 1600 डॉलर के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेन होगा। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट की वृद्धि होने वाली है इंटरेस्ट रेट में। अगर ये होती है तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा प्रेशर देखने मिल सकता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, स्पेशली बुलियन की तरफ। अगर आप 10 ईयर्स यील्ड देखें तो आज के तारीख में वो 4% पे चल रहा है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स अराउंड द वर्ल्ड देखें, अगर आप काफी सारे बैंक में देखें तो 5-5.5% पे आ चुका है डॉलर डिपॉजिट में। और अगर आप कर्जे की बात करें, अगर आप लोन लेते हैं तो 6.5-7% पे आ चुका है। तो इतनी ज्यादा वृद्धि इंटरेस्ट रेट में आई है मार्केट में लास्ट 2 साल के अंतराल में कि काफी सारे कॉर्पोरेट लेंडिंग्स, काफी सारे मार्केट्स में अगर देखिए तो प्राइस काफी, इन्फ्लेशन काफी हाई हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज भी है और एक नेगेटिव न्यूज सोने की तरफ है। इंडियन मार्केट की बात करें तो अगर आप सोने को फ्लैट जोन पे रखें तो आज के तारीख में ये 48,500 के इर्द गिर्द होना चाहिए, क्योंकि रुपया ऑलमोस्ट 12% डिप्रिशिएट हो चुका है। तो ये अगर आप पैरिटी करते हैं तो सोना काफी नीचे आ चुका है, स्लाइड हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये गिरावट बरकरार रहेगी। दिवाली का माहौल है, पब्लिक यहाँ पे बेच के नहीं चलती, लेने की बात चलती है। बट मैं रेकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी यहाँ से एटलीस्ट 500 से 700 रुपए की गिरावट आपको नवंबर एक्सपायरी तक देखने मिल सकती है सोने में। गोल्ड और सिल्वर पे चंद्रशेखर सर, अब आपका व्यू क्रूड और पूरे एनर्जी मार्केट को लेकर क्या है? एक मिनट, इफ यू डोंट माइंड, मैं गोल्ड पे बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म में यानी कि इस क्वार्टर में जरूर नरमी दिखाई देगा। $1,600 तक आने का संभावना है, उसमें कोई दो राय नहीं। मगर हम 1 साल का जो टाइम लाइन देखेंगे, जिसे किशोर ने बताया, आई एम एक्चुअली बुलिश ऑन गोल्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अगला साल रिसेशन कब आएगा पता नहीं, मगर आएगा जरूर। Whether it is the first quarter, second quarter, third quarter, हमें मालूम नहीं। जैसे रिसेशन के संकेत मजबूत हो जाते हैं, मैं मानता हूं कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक के बदले इंटरेस्ट रेट को घटाने लगेगा। तब डॉलर की मजबूती बहुत कम होगा और डॉलर कमजोर होने लगेगा। उससे सोना को एक बड़ा उछाल मिलने का संभावना है। And therefore it can go to 1700, 1750, 1800 levels next year. उसका टाइमिंग बहुत मुश्किल है अभी बोलना, but this is a strong possibility. उसको नजर में रखते हुए लॉन्ग टर्म में सोने चांदी में तेजी रहेगी सर, and it is good. ओके, या लॉन्ग टर्म में तेजी का रुख है, ये समझ गए सर। क्वार्टर में हो सकता है, एक क्वार्टर के लिए आपका व्यू था जो कमजोरी, हल्की नरमी आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में खरीदारी करके ही चलना चाहिए। सर, एनर्जी मार्केट में अगर वो उस तरह की मंदी आएगी तो आपको क्या लग रहा है, क्या एनर्जी मार्केट के में भी क्रूड के दाम और तेजी से कम होंगे? अब मैं मानता हूं क्रूड मार्केट में बाय द एंड ऑफ द ईयर ब्रेंट $100 का आसपास रहेगा, क्योंकि काफी टाइट है मार्केट, सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स।
हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है रिसेशन का, डिमांड डिस्ट्रक्शन का, मगर आप बाकी जो फैक्टर्स देखिए, सप्लाई क्रंच तो एकदम इज अ वेरी जेन्युइन रिस्क। दूसरा है चीन ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि दे वांट टू एक्सपोर्ट वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जेट फ्यूल हो, गैसोलीन हो, डीजल हो, दे हैव अ बिग एक्सपोर्ट टारगेट। तो उसके लिए उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रूड ऑयल। फॉर चीन, भले चीन का इकोनॉमी स्लो डाउन में है, बट दे हैव एन एक्सपोर्ट टारगेट टू फुलफिल। देयरफॉर चीन में बड़ा इंपोर्ट होने का संभावना है। एंड देयरफॉर आई एम बुलिश ऑन क्रूड एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ द ईयर। मैं देख रहा हूं ब्रेंट $100। किशोर सर, आपका व्यू एनर्जी मार्केट पर? एनर्जी काफी हद तक स्ट्रांग ही रहेगा, बट अगेन शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा स्पाइक नहीं देख रहे हैं, बट आई थिंक मजबूती तो बिल्कुल है। अगर आप शॉर्ट टर्म देखें 6800 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 7000 का आप स्टॉप टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, बट अगेन मूव इतना तेजी से नहीं आएगा। सो आई थिंक अगर मैं थोड़ा रिस्क कम लेना चाहता हूं तो प्रॉब्ली ऑप्शंस में खरीदारी कर सकते हैं। 7000 का कॉल ऑप्शन अवेलेबल है 300 के आसपास, 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 380-400 रुपए के आसपास का आपका टारगेट 7000 का कॉल ऑप्शन पे हो सकता है। आई थिंक ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, बट आई थिंक बिकॉज ओपेक का ग्रिप काफी स्ट्रांग है अभी प्राइस के ऊपर, और ओपेक ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि प्रोडक्शन कट करेंगे, और उन लोग मेरे हिसाब से 80 के नीचे सस्टेन नहीं होने देंगे। एंड डेफिनेटली ब्रेंट समवेयर अराउंड 95 to 100 और WTI 87 to 88 के आसपास ट्रेड होना चाहिए अगले 2-3 महीने में। ना जी, इंट्राडे के ट्रेडर्स के लिए आपकी सलाह क्या है, और कोई ऑप्शन में रणनीति है क्या क्रूड में? मुझे इस पे लग रहा है विश्व मोहन जी की 68-60 पे सेल करना चाहिए। 6700 तक प्राइसेस नीचे आएंगे, 6920 का टारगेट होगा। बस एक ट्रिगर यहाँ पे बताना चाहूंगी विश्व मोहन जी, क्योंकि चाइना का जीडीपी डिले किया गया है, 24 अक्टूबर है। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव आता है तो मेरे ख्याल से बेस मेटल से लेके एनर्जी काउंटर तक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए एक बेरिश फिगर हो सकता है, तो सेलिंग साइड में रहना चाहिए। नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि अगर 520 का अगर स्ट्राइक लेते हैं, कॉल ऑप्शंस लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक फायदेमंद होगा, एक सपोर्ट बना रहा है ये कमोडिटी। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 540 से लेके 550 तक के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं, और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 510 का। तो ऑप्शंस में भी यहाँ पे 520 रुपए तक का जो स्ट्राइक है कॉल ऑप्शन वो ले सकते हैं यहाँ पे। नहीं, क्रूड बेचने की सलाह है, ये टाइपो एरर है। क्रूड यहाँ पर बेचना है, लेकिन आप नेचुरल गैस के कॉल ऑप्शंस को खरीद सकते हैं। अब बेस मेटल्स में आपकी पोजिशनल कॉल अब इस हफ्ते के लिए क्या है? पिछले हफ्ते की तो हिट हो गई आपकी धर्मेश जी, इस हफ्ते आप नया टारगेट क्या दे रहे हैं? कौन सी टॉपिक है, कोई एक काउंटर बताइए जो लग रहा है कि एक हफ्ते में बेहतर रिटर्न दे सकता है मेटल में। देखिए, कमोडिटी मार्केट में तो कंप्लीटली मैं बेरिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो बेरिशनेस है ये जारी रहेगी। कच्चे तेल से लेके मैं बेस मेटल दोनों काउंटर में काफी बेरिश हूँ। अगर आप काउंटर की बात करें, जो स्पेशली मेरी जो काउंटर रहेगी वो एल्यूमिनियम में रहेगी। मैं एल्यूमिनियम में थोड़ी मंदी की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप देखिए बाकी सारे बेस मेटल में एक एल्यूमिनियम काउंटर है जो फंडामेंटली सपोर्टिव था, क्योंकि सप्लाई कंसर्न था रशिया से, और उस कारणवश आप 200 के स्तर, 211 के स्तर भी देखने मिले थे, बट वहां पे मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है। सारे बेस मेटल्स, अगर आप कॉपर की बात करो, पिछले हफ्ते 640 के टारगेट के लिए मैंने पोजिशनली कॉल दी थी और वो एक ही हफ्ते में आ गई। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मंदी है वो बरकरार रहेगी। इंटरेस्ट रेट अभी भी मार्केट में काफी फर्म है। डॉलर इंडेक्स भी काफी तेजी का माहौल बना के रखा है। 2 तारीख में अगर आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने की गुंजाइश हुई तो सारे बेस मेटल काउंटर में आपको एक अच्छी खासी दबान देखने मिल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एल्यूमिनियम 188 से लेके 185 टारगेट के लिए आप एल्यूमिनियम काउंटर में बिकवाली करके चल सकते हैं। ये पोजिशनल कॉल होगा, एक्सपायरी तक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। किशोर सर, आपके तरफ से कोई एक ट्रेड कॉल आज इंट्राडे के लिए मेटल में? आई थिंक कॉपर में मैं बिकवाली के साइड रहना पसंद करूंगा। 640 के आसपास कॉपर बिकवाली कर सकता है, 644 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और 632 का टारगेट के लिए। ना जी, आपकी टॉपिक? मैं किशोर के साथ जाना चाहूंगी यहाँ पे विश्व मोहन जी। मुझे लग रहा है 637 पे करंट मार्केट प्राइस से भी कॉपर को सेल किया जा सकता है। 630 टारगेट होना चाहिए, 640 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शुक्रिया वंदना जी आपका, किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका और चंद्रशेखर जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, अब वक्त हो गया हमारे फार्मर सेगमेंट का, और हमारे साथ आज बात करने के लिए जितेंद्र सिंह शक्तावत है, मंदसौर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बात हम वायदा बाजार की करेंगे, क्योंकि वायदा बाजार एक अहम
जरूरत है किसानों के लिए भी, क्योंकि एक आपके जी। आप जब भी प्राइस डिस्कवरी को लेकर देखें या फिर कोई भी इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर सबसे ज़्यादा आप वायदा बाजार की तरफ देख सकते हैं। और साथ ही सबसे ज़्यादा है कि अब जो प्राइस में जो उतार चढ़ाव होते हैं उस रिस्क को भी अब वायदा बाजार की मदद से कम कर सकते हैं। ऐसे में कई सारे वायदा बैन, कई सारे एग्री वायदा यहाँ पर बैन हो चुके हैं। उससे कितना आप लोगों को नुकसान हुआ है और किसानों के लिए कितना ज़रूरी है कमोडिटी वायदा? सर, किसानों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक्चुअली किसानों को जो प्राइस की डिस्कवरी है उसका एक तो पता नहीं चल पा रहा है कि किसान किस अपने फसल को किस भाव से बेचेगा। और पहले क्या होता था, किसान अपनी फसल को वायदा बाजार में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके और ऑप्शन अनुबंध का यूज ओके। स्पेशली सोयाबीन का हमारे जो एरिया में होती है उसके लिए। अगला सवाल मेरा ये होगा कि किसान कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जागरूकता अभी भी बहुत कम है। उन लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं, दिक्कतें हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से कैसे इसका दायरा बढ़े और कैसे इसका फायदा किसानों तक पहुंचे, वायदा का सही फायदा। सर, किसान ऑप्शन अनुबंध और फ्यूचर अनुबंध, ये दो तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें अपने भाव का पहले ही निर्धारण कर लेते हैं, ताकि जो फसल जब आती है घर में तब उसको फिक्स उसका बाजार का भाव इसको मिल सके। ओके, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जरिए उठा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस खरीदना है, जैसे अगर आपके पास कोई स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि भविष्य में उसके दाम कम हो सकते हैं, तो एक भाव गिरने का रिस्क है, तो उस रिस्क को आपको कैसे कम करना है? आप बिल्कुल कम हो जाता सर। बिल्कुल सर, आप पुट ऑप्शंस बाय कीजिए, सिर्फ आपको प्रीमियम वहां पर देना पड़ेगा और प्रीमियम की रकम के साथ एक बड़ी फसल, बड़ी क्वांटिटी को आप यहां पर हेज कर सकते हैं और वो फायदा आपको मिलेगा। अगर दाम गिर गए तो ऑप्शंस की आपकी अनलिमिटेड कमाई होगी और आपका रिस्क है सिर्फ प्रीमियम की रकम। लेकिन अगर आप दाम बढ़ गए तो आपके पास तो स्टॉक है ही, तो सिर्फ आप प्रीमियम आपका जाएगा और आपके पूरा का पूरा फसल आपका कवरेज हो जाएगा। सर, अब मेरा अगला सवाल होगा कि इसके अलावा प्राइस रिस्क को कम करने के लिए किसानों के पास और क्या क्या विकल्प है? क्या वायदा से बेहतर विकल्प बाजार में और कुछ नहीं है? सर, वायदा से बेहतर विकल्प मेरे नजर में तो कोई नहीं है। सर, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है उनको बाजार का सही आकलन नहीं हो पाता है। देखा जाए तो अभी किसानों को जो संकेत मिलते हैं वायदा बाजार से, वो कहीं से और से नहीं मिल पाते हैं। अब किसान अपना माल लेके मंडी चला गया। जी 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 सर, ऑडियो म्यूट हो गया है सर, जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी का कहना था कि किस वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं। सर, आप कंटिन्यू कीजिए, आपका ऑडियो म्यूट हो गया था। जी, हेलो। जी जी, आ रही आवाज सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर। सर, किसानों को वायदा बाजार से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, जिसमें अपने फसल का उसको सही निर्धारण करने में भाव का काफी हेल्प मिलती है। यहाँ पे अपने जब मंडी लेके चला जाता है किसान माल, तभी उसको पता चलता है कि आज क्या बाजार चल रहा है। जब वायदा बाजार से सांकेतिक भी है, उसमें बहुत अच्छा संकेत मिल जाते हैं कि अभी ये फ्यूचर चल रहा है, अभी ये रेट चल रहा है, फ्यूचर में ये रेट होगा। इसमें फसल का अपने जो लगाने समय से ही अपना उसको भाव का निर्धारण कर सकता है किसान। ओके, यानी एक अच्छी बात यह है कि आपको फ्यूचर्स के रेट पता चल जाते हैं, तो उस इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर जो फ्यूचर्स के जो प्रोजेक्टेड रेट है, एस्टिमेटेड रेट के आधार पर आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं। साथ ही उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं कि आपको क्या बुआई करनी है, कि क्या आपके लिए खेती में फायदा होगा। तो रियल फायदे को आपको ग्राउंड तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि किसान इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सके। सर, जिस तरह के हालात है फिलहाल, कई सारे एग्री वायदा को बैन किया जा चुका है। इन वायदा को बैन होने से आप लोगों को, किसानों को, क्योंकि आप किसानों को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है? सर, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो एग्रीकल्चर फसल जो बैन हुई है, किसान को अपने पहले भाव का जो सही निर्धारण करने में जो फायदा था, निर्धारण नहीं कर पा रहा है। अपने उसको मन पाने मिलर्स वगैरह औने पौने दाम पे माल खरीद रहे हैं। देखा जाए तो जब एक से जब था वायदा बाजार, जब था तब उसको लगभग सोयाबीन 6000 के आसपास बिकता था, और अभी देख लीजिए आप 3500 से 4000 तक के रेट पे बिक रहे हैं। जी जी, जो मिलर्स की जो रेट है वही रेट है।
वो जो सोपा के जो बयान है लगभग मेरे ख्याल से सभी गलत हैं किसानों को। और मेरे किसानों की नहीं माना चाहेंगे अपन, ये पूरे जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है सभी को इससे नुकसान है। ये जो सिस्टम जो भी फसल बैन हुई है ये सरासर बहुत ही गलत है। ओके, यानी पूरे एग्री इकोसिस्टम को इससे नुकसान हो रहा है और इनको लग रहा है कि फ्यूचर्स के रेट का पता चल जाता है, इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर वो वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हेजिंग के लिए, प्राइस रिस्क के लिए हेजिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा, देश में खेती किसानी के जो हालात है इसको सुधारने के लिए क्या जरूरत है और इसमें वायदा बाजार की क्या अहम भूमिका हो सकती है? सर, वायदा बाजार की बहुत ही मेन भूमिका है। आज इस फसल लगाने से लगा के वहां के हार्वेस्टिंग से लगा से बेचने तक की सभी जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इसमें वायदा बाजार का महत्व है, बहुत ही मेन। ओके, यानी इसको सुधारने के लिए सभी जो बैन लगी, जो भी फसलों पे बैन लगे हैं इन सबको खोला जाए। में चना, सरसों, जो भी दालें हैं, सोयाबीन हुई, सभी पे बैन हटना चाहिए ताकि किसानों को और उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है सभी को उसका फायदा उठा सके, ये फायदा मिल पाए। ओके, और ये सर फायदा उठाने के लिए नहीं है तो ये बल्कि प्राइस डिस्कवरी है, मूल्य प्रबंधन की एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सर ये। ओके, यानी जितेंद्र सिंह शक्तावत जो यहाँ पे मंदसौर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के हैं, एक किसान के बड़े ग्रुप को यहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको लगता है कि वायदा बाजार का दायरा यहाँ से बढ़ना चाहिए। जो भी बैन किए गए हैं वायदा, चाहे वो सोयाबीन के हो, चना, सरसों, जो भी एग्री वायदा को बैन किया गया है उसे वापस से शुरू करना चाहिए ताकि किसान को उसका फायदा मिले, बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो, इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर एक भाव वहाँ पर दिखे एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के जरिए, और फ्यूचर्स के भाव से वो अपनी तैयारी कर सके खेती के लिए कि उन्हें क्या बुआई करना है, बुआई से लेकर कटाई, फसलों की पूरी प्लानिंग वो पूरे एग्री की यहाँ से इसके जरिए कर सके। शुक्रिया जितेंद्र सिंह जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों के लिए और समझाया कि वायदा का किसानों का कितना फायदा है और इस जागरूकता अभियान में अपना समय देने के लिए। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए